गैसियस स्टेट है, यूडियोमेट्री है, क्वालिटेटिव एनालिसिस है, ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म्स हैं। आज के इस शानदार सिग्नेचर क्वेश्चन में विजयी भव की सीरीज में देखते रहिए। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। 10 ml ऑफ वेपर्स ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड P, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसकी 10 ml वेपर्स ली हैं। वेपर डेंसिटी रखिए 24, वर एक्सप्लोडेड विद एक्सेस ऑक्सीजन, स्टैंडर्ड यूडियोमेट्रिक प्रॉब्लम जैसा। A contraction of 20 ml was observed in the total volume on explosion and cooling. Fine. On passing through excess KOH, a further contraction of 20 ml was observed. ठीक है, ये होता है कि भाई आपने एक्सप्लोजन किया, कूलिंग करी, कूलिंग से पानी कंडेंस हो गया, एक्सप्लोजन से मोल चेंज हो गए, उसकी वजह से कुछ वॉल्यूम चेंज हुआ है और बोला है कॉन्ट्रैक्शन आया है 20 ml का। फिर बोला है कि जब KOH में से पास किया तो जो एसिडिक गैसेस हैं वो KOH में अब्सॉर्ब हो जाएंगी और उनके कारण कॉन्ट्रैक्शन जो आया है वो आया है 20 ml का। अक्सर एक कार्बन डाइऑक्साइड के कारण आता है। द रिजल्टिंग अल्कलाइन सॉल्यूशन, एक्सेस KOH था तो अल्कलाइन था ही सही, उसमें कुछ गैसेस पास करी, फाइन, उनका सॉल्ट बन गया। इट प्रोड्यूसेस ब्रिस्क एफरवेसेंस विद HCl, एसिड डालते हैं तो तेजी से बुलबुले निकलते हैं। व्हेन हीटेड विद जिंक डस्ट followed by sodium nitroprusside, it produced a violet coloration R। अब हम क्वालिटेटिव की रेंज पे घुस रहे हैं। कोई टेस्ट दे रखा है, देखते हैं क्या है। No such coloration was seen with the original solution S and reagent Q. P has a familiar unpleasant smell। P जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड था, एक चिर परिचित बदबूदार या अशुभ सी जो है स्मेल है किसकी, P की, और आपको परिचय भी है उससे। देन ऑप्शंस ऑफर कर रखी हैं। तो पहली बात तो ये है, सबसे पहले तो पहचानना होगा कि ये P, Q, R और S हैं क्या, उसके बाद ही कहानी आगे बढ़ेगी। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे। यूडियोमेट्री के जो हिंट्स दे रखे हैं उन पर भी हम काम करेंगे, लेकिन उसके पहले अगर आप देखें तो जो टेस्ट दे रखा है इनऑर्गेनिक का, उसको देखना बहुत आवश्यक। क्यों? यूडियोमेट्री में तो हमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्मूले से शुरुआत करनी होगी, पर उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में है क्या, इसकी हिंट्स आगे दे रखी हैं। यहां से देखिए कि द रिजल्टिंग अल्कलाइन सॉल्यूशन दे रखा है, इसको यहां से देखिए कि जो रिजल्टिंग अल्कलाइन सॉल्यूशन है, इट प्रोड्यूस्ड ब्रिस्क एफरवेसेंस विद HCl। अच्छा, अब ये क्वालिटेटिव के एनायंस के ग्रुप 1 का या क्लास 1 एनायंस का टेस्ट है। अब ब्रिस्क एफरवेसेंस आमतौर पे कौन देता है? भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड जलाया है तो CO2 तो आएगी ही, CO2 को आपने बेस में डाला है तो उससे कार्बोनेट आयंस बन जाएंगे, और अगर आप HCl डालोगे तो निश्चित रूप से एक ब्रिस्क एफरवेसेंस आ सकती है कार्बन डाइऑक्साइड की। तो ये हो सकता था, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला है तो कार्बन तो होगा ही, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड तो बननी ही बननी है। पर आगे एक अजीब सी बात, व्हेन हीटेड विद जिंक डस्ट, तो जो भी था ये सॉल्यूशन S, इसको हमने जिंक डस्ट से हीट किया, कुछ हुआ, फॉलोड सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड Q। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड एक स्टैंडर्ड रिएजेंट है क्वालिटेटिव एनालिसिस का, Na2 FeCN5NO, इस तरह का रिएजेंट, ये है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। और इसके साथ जो भी सॉल्यूशन था उसने दे दिया वायलेट कलरेशन। ये बहुत ही क्लासिक कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है किसका? सल्फाइड्स का। जी हां, आपने सही पहचाना, ये सल्फाइड्स का टेस्ट है। अच्छा, तो इसका मतलब है यहां तो सल्फाइड था, अरे लेकिन यह भी बोला है कि इसी सॉल्यूशन में अगर मैंने डायरेक्ट सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड डाल दिया तो नो कलरेशन है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत साफ है, क्या कि सल्फाइड किससे आया है? सल्फर से। तो यहां कोई सल्फर कंटेनिंग पदार्थ तो है, पर जिंक डस्ट का क्या रोल है? जिंक डस्ट से रिडक्शन होता है। जिंक, यहां पर सल्फर किसी शायद हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में था, अब जब जिंक डस्ट से हीट किया तो वो रिड्यूस होकर -2 में आ गया। लेकिन यह कैसे पता कि शुरुआत में ही -2 नहीं था? क्योंकि डायरेक्टली जब उसमें सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड वगैरह ऐड करे, अल्कलाइन सॉल्यूशन तो ये पहले से ही था, तो
वायलेट कलरेशन नहीं आया, इसका मतलब डायरेक्ट रेडीमेड सल्फाइड तो इसमें नहीं है। इसमें सल्फर का कोई ऐसा कंपाउंड है जो शायद हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, -2 में नहीं है, और वो जिंक डस्ट के साथ रिड्यूस होकर सल्फाइड देकर टेस्ट दे सकता है। बिल्कुल स्पष्ट क्वेश्चन में हिंट मिल रही है अपने को। कौन होगा ये? अच्छा, ये भी ध्यान रखिए कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाने के बाद ऑक्सीजन के साथ बर्न करने या एक्सप्लोड करने के बाद बना है। सल्फर का कोई भी कंपाउंड होगा, अगर आप उसको ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो क्या बनाता है? टिपिकली वो बनाता है सल्फर डाइऑक्साइड। ध्यान रखना, SO3 नहीं बनती। SO3 तो बहुत रेयर कैटालिटिक ऑक्सीडेशन के बाद रो पीट के बनती है, तो ये यहां पर तो बनेगी सल्फर डाइऑक्साइड, और ये जब बेस में आप घोलेंगे तो बनाएगी SO3 2-। जी हां, वो बनाएगी सल्फाइड आयन। सल्फेट क्यों नहीं है? सल्फेट से भी तो रिडक्शन के बाद ये सब आ जाएगा, लेकिन सल्फेट अगर होता तो यहां SO3 होनी चाहिए थी, और ऑर्गेनिक कंपाउंड, सल्फर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अगर आप जलाएंगे तो आपको हमेशा जो यहां पर मिलेगी वो सल्फर डाइऑक्साइड होगी, कभी भी SO3 नहीं मिलती। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नॉलेज से हमें पता है। तो आप देखिए, बहुत इंट्रिकेटली वीव किया है ऑर्गेनिक को और या ऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट्स को, और उसके साथ साथ इनऑर्गेनिक तो है ही सही, यूडियोमेट्री भी उसके साथ साथ हमने इंटरवीन करी है। कैसे? अब आप देखिए, ये हो गया। तो यानी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारा, उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में उनका धर्म है, कार्बन और हाइड्रोजन तो होते ही हैं, और साथ साथ ये भी हो गया कि भाई साहब इसके अंदर सल्फर भी है। अच्छा, कौन है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड? अच्छा, सल्फर के अलावा कहीं इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इस तरह के पदार्थ तो नहीं है? हमें कुछ नहीं पता, क्वेश्चन में कुछ दिया ही नहीं है इस बारे में। अरे तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे? देखते हैं ना, हमको दे रखी है इसकी वेपर डेंसिटी है 24। वेपर डेंसिटी है 24, मतलब इसका मोलिकुलर वेट जो है वो है 24 × 2 48। 48 वैसे भारी लगता है, फील भारीपन की आती है, पर सल्फर खुद भी कोई हल्की चीज नहीं है। अगर आप देखें, सल्फर एटॉमिक मास कितना है? 32। और अगर सल्फर के एटम हैं तो कम से कम एक एटम तो होगा ना। हाँ जी, 2 एटम क्यों नहीं होंगे? अरे भैया, 2 एटम होते तो उसका अकेले सल्फर का वजन 64 हो जाता, टोटल जोड़कर 48 है, तो 2 सल्फर के एटम तो नहीं हो सकते। ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो कार्बन भी होगा। हाँ, कितना होगा? एक कार्बन का वजन होता है 12। अगर एक ही कार्बन जोड़ लूं, कम से कम एक कार्बन एक सल्फर तो होंगे, तो भी आ जाता है 44, और गाड़ी का नंबर कितना? 48, जो भी है ये, है ना। आप देख सकते हैं 2 कार्बन भी करूंगा तो मॉलिक्यूलर वेट 48 से बाहर चला जाएगा। इसका मतलब 2 कार्बन भी नहीं, कार्बन भी एक ही हो सकता है। तो बेचारे में एक कार्बन है, एक सल्फर है, और जोड़कर 44 आता है कार्बन सल्फर, और टोटल मास है 48। तो डिफरेंस जो 4 का है वो किसके कारण है? वो जो डिफरेंस 4 का है वो हाइड्रोजन के कारण है। आहा, तो CH4S हो ना हो, ये है फॉर्मूला, या स्टाइल मारना चाहें तो कह सकते थे CH3SH, और एक्यूरेटली देखना चाहें तो ये मीथेन थायोल, मिथाइल मरकप्टैन है, हो ना हो। और ये इसी डेटा से, यूडियोमेट्री का हमने वो पूरा कैलकुलेशन नहीं भी किया है, तो भी आप देखेंगे अब जो हिंट मिली है उससे हम बकायदा पहचान सकते हैं कि ये मीथेन थायोल है। आगे यूडियोमेट्रिक डेटा से इसका कंफर्मेशन भी ले लेंगे हम, पर फिलहाल ये मिल गया है। और फेमिलियर अनप्लेजेंट स्मेल क्या है? ये रसोई गैस में मिलाई जाती है। रसोई गैस में क्या होता है? ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन होती है, उनकी खुद की स्मेल नहीं होती। उसके साथ मिथाइल मरकप्टैन को मिलाया जाता है ताकि गलती से सिलेंडर लीक हो जाए तो उसमें से जो बदबू आती है ना, लीक होती हुई गैस की, वो और कुछ नहीं, वो फेमिलियर भी है, वो अनप्लेजेंट भी है, और वो किसकी है? वो मीथेन थायोल या मिथाइल मरकप्टैन की स्मेल है। तो ए मिथाइल मरकप्टैन है। पर ये सब क्या हो गया इसमें? आप टेंशन न लें, इसको एक बार ढंग से करके दिखाते हैं आपको। अब एक बार इसको रिवाइंड करते हैं और शुरू से जो क्वेश्चन लिखा है इस सारे ज्ञान के आलोक में इसको देखते हैं। P हमें पता चल चुका है कि CH3SH है। तो आओ देखें, CH3SH को अगर हम जलाएंगे तो क्या मिलेगा? मिलेगा CO2 प्लस SO2 प्लस H2। सल्फर वाले कंपाउंड को जलाकर SO2 मिलती है, ध्यान रखना हमेशा। 2 और ये 2H2O और 3O2। इसकी वेपर्स हैं ऐसा बोला है,
ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है, और कूलिंग कर देंगे तो पानी लिक्विड हो जाएगा। अगर 10 ml है ये, तो ये मांगता है 30 ml, और ये बनेगा 10 और ये बनेगा 10 ml। तो जो था पहले 40 ml, एक्सप्लोजन के पहले, रिएक्शन के पहले जो था 40 ml, अब हो जाएगा कितना? 20 ml। 40 से हो गया 20, कूलिंग में पानी निकल गया, तो इसका मतलब इसमें जो कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम है वो कितना है? कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम आ गया 20 ml का। 10 ml वेपर्स में 20 ml का कॉन्ट्रैक्शन आ गया। फिर केवेज से पास करेंगे तो 20 ml कैसे आएगा? अब ये भी मजेदार बात है, जब केवेज से पास करोगे तो सिर्फ CO2 ही नहीं, एसिडिक गैस SO2 भी उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो 10 ml प्लस 10 ml पूरा 20 ml एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो जो कॉन्ट्रैक्शन आएगा वो 20 ml, 10 ml ईच है CO2 और SO2 का। तो यूनिवर्सिटी से भी हमारा ये प्रेडिक्शन वेरीफाई हो रहा है। ऑप्शंस पढ़ते हैं अब बोला है P gives a predominant SN2 reaction with methyl chloride। CH3SH Cl है और आपके पास CH3SH है। मीथेन थायोल न्यूक्लियोफाइल कैसा है? ये बेस तो बहुत वीक है। न्यूक्लियोफाइल कैसा है? ध्यान रखना, फास्फोरस और सल्फर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स हैं। वो न्यूट्रल हो, माइनस चार्ज नहीं हो, तब भी वो बेहतरीन न्यूक्लियोफाइल्स हैं। और क्या वो मजे से SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन दे सकते हैं? जवाब है हां, दे सकते हैं। SN2 से वो आएगा, अटैक करेगा, क्लोराइड को बाहर कर देगा। ऑफ कोर्स एक क्षण के लिए भले ये बने, फिर उसमें से H+ निकल जाएगा और आपको मिलेगा CH3S, CH3 डाइमिथाइल सल्फाइड। तो P ऑप्शन सही है, SN2 दे सकता है। जी हां, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो मिथाइल क्लोराइड के साथ SN2 दे सकता है। हमने ऑर्गेनिक का भी इसमें एक कंसेप्ट कवर कर लिया है। अब देखिए, Q contains the metal atom in +2 oxidation state। Q कौन था? Q था सोडियम नाइट्रोक्साइड, Na2 FeCN5NO। इसमें NO+1 में होती है और आयरन +2 में। आप देखें, NO का +1 याद ही रखना पड़ता है कि वो नाइट्रोसोनियम कैटायन है या नाइट्रोसाइल ग्रुप। इसमें और ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स दोनों में NO जो आती है वो +1 में होती है और अकॉर्डिंगली आयरन को एडजस्ट करना पड़ता है। ये ध्यान ही रखना पड़ेगा आपको, ये आप लॉजिकली प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। तो आपके पास +2, तो क्या बी सही है? हां, बी सही है। सी, R इज अ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। R क्या है? जो वायलेट कलरेशन आया है वो है शायद R प्रोड्यूसर्स ऑफ वायलेट कलरेशन आर। जी हां, तो R और कुछ नहीं, वो वायलेट कलरेशन है जिसमें सल्फाइड लग गए, उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है? 5 साइनाइड लगे हैं, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड साइनाइड, तो लो स्पिन तो है। इन विच द रिएक्टेंट एनायन फ्रॉम S इज अटैच्ड डायरेक्टली टू द मेटल एटम। रिएक्टेंट एनायन फ्रॉम सॉल्यूशन कौन सा है? सल्फाइड आयन। तो क्या सल्फाइड आयन डायरेक्टली अटैच टू द मेटल एटम होता है? जी नहीं। अगर आप ध्यान से देखिए, एक बार स्ट्रक्चर बना के आपको दिखाता हूं, बहुत सुंदर चीज दिखा रहा हूं, आपको आनंद आएगा। ध्यान से देखिए, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, यहां 5 तो साइनाइड हैं, वो तो हैं जैसे हैं बेचारे। NO नाइट्रोसोनियम कैटायन एज ए लिगेंड जो जुड़ा हुआ है वो ऐसे है। और जब सल्फाइड आयन से रिएक्ट करते हैं तो कैसे करते हैं? वो लोन पर डोनेट करेंगे, हां जी, इस तरह से, और इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है यहां, वो इससे जुड़ते हैं, क्या बन जाता है? बाकी साइनाइड तो सारे वैसे के वैसे ही हैं। ये बनेगा NOS, मोनोथायोनाइट्राइटो, इस तरह का एनायन बन जाएगा आपके पास। और ये जो है, ये है जिसका वायलेट कलरेशन होता है। सल्फाइड डायरेक्ट मेटल या आयरन से नहीं जुड़ता, वो पुरानी नाइट्रोसोनियम कैटायन वाली लिगेंड से जुड़ जाता है। तो क्या R एक सही ऑप्शन है? नहीं, R एक सही ऑप्शन नहीं है। और D, अब देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का भी एक सुंदर कंसेप्ट, एक नहीं 2-3 कंसेप्ट हमने कवर करे हैं। एक तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर जेई में 1 से अधिक बार आ चुका है, और एक ये किस तरीके से कौन कहां कैसे जुड़ा हुआ है, ये भी आप देखें, बहुत सुंदर है। और D, S कंटेन्स 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनायंस। जो सॉल्यूशन S था
3 अलग अलग एनायंस हैं क्या? उसमें कार्बोनेट देखा है, उसमें SO3 2- देखा है, और ऑफ कोर्स एक्सेस KOH था, मत भूलिए एक्सेस KOH था, तो OH- भी उसमें ऑफ कोर्स रहा ही होगा। तो ये सही है, जवाब है हां, ये बिल्कुल सही है। ओ माय गॉड, देयर वी आर। द करेक्ट आंसर्स आर A, B एंड D। आबाद A, B एंड D। एक चीज और चलते चलते, एक क्वेश्चन में क्योंकि हम इसे मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चन बनाते हैं और काफी कॉम्प्लेक्स वीविंग करते हैं, हो सकता है जे के जस्ट पहले आपको लगे कि अरे ये क्वेश्चन शायद हमारा सही नहीं हुआ। अगर ये सही हो गए हैं, आप असाधारण हैं, आप शानदार हैं, आपको कोई चिंता की बात नहीं है। पर अगर ये बहुत सही नहीं भी होते हैं, एक आध ऑप्शन आपकी छूट भी जाती है, गलत भी हो जाती है, तो इनका मेन लक्ष्य यह है कि एक ही क्वेश्चन के माध्यम से कई सारी चीजें आपको बता दी जाएं। आमतौर पर जे के क्वेश्चन इससे थोड़े से आसानी आते हैं, इतने कॉम्प्लेक्स नहीं आते। एक आध क्वेश्चन कोई पेपर में टफ आ गया हो तो आ गया, अदरवाइज हाँ, क्या बिल्कुल ही नहीं आते? आते हैं। जे कई बार जब बिल्कुल एकदम अच्छे क्वेश्चन पूछने पर आता है तो कुछ भी पूछ लेता है, पर पूरा पेपर ऐसे क्वेश्चन से भरा हुआ नहीं होता। यहां पे तो इसका मतलब यह है कि आपको इस हिसाब से करा रहे हैं कि आपको कम से कम समय में, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें बता दें और एक बढ़िया क्वेश्चन करने का आपको सुख जो होता है वो भी देते हैं, एक प्रैक्टिस देते हैं। पर इससे आप कहीं घबरा मत जाना, कहीं डिप्रेस मत हो जाना। कई बच्चों ने मुझे लिखा भी है, मेल भी किया है, पोस्ट है कि वो काफी इंजॉय कर रहे हैं। चलिए इसी तरह से इंजॉय करते रहिए, और इसी इंजॉयमेंट के साथ अब ये हफ्ता आ गया है जो फाइनल जजमेंट डे आ रहा है। कौन सा? IIT JEE एडवांस्ड। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट। बढ़िया से करके आइएगा और कॉन्फिडेंस बनाए रखिएगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस अगर बना रहेगा तो आपका एग्जाम भी बहुत अच्छा जाएगा। गॉड ब्लेस यू, हैव अ ग्रेट टाइम एंड कीप वॉचिंग। नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से मैं तुम्हारे सामने आ गया और आज 8वां क्वेश्चन लेकर आया हूं। जैसा कि पिछले 7 क्वेश्चन से ये तो आइडिया लग ही गया होगा, डिफरेंट कॉन्सेप्ट को ही हम बूस्ट अप करने की कोशिश कर रहे हैं, और वही IIT के पुराने कुछ हिस्से से मिलते जुलते क्वेश्चंस को मर्ज करके कोशिश की है कि एक अच्छा नया क्वेश्चन बनाया जाए जिसमें कि ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स का यूज हो। अब चलो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है। लेट y इक्वल टू fx बी अ फंक्शन सच दैट mod fx is less than or equal to 1 minus cos x for all x belongs to R, then which of the following is R correct? भाई देखो ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था। अगर तुम ध्यान देखो तो पिछले 7 क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में इस क्वेश्चन में दिमाग बहुत ज्यादा नहीं लगाना था, सिर्फ कॉन्सेप्ट को ध्यान देना था। अब देखते हैं कि कैसे क्या किया जा सकता था। यहां पर देखो, अगर हम बात करें fx की, तो हमें क्या दिया हुआ है बच्चों? fx mod of fx less than or equal to 1 minus cos x। अब धीरे धीरे 1 by 1 सारे ऑप्शंस की तरफ जाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ था, हाँ ठीक है, कॉन्टिन्यूटी के बारे में, 0 पर कॉन्टिन्यूटी। भाई क्या इस बात से एग्री हो कि fx 1 माइनस cos x है? तो इट मीन्स fx की वैल्यू less than or equal to 1 minus cos x and greater than or equal to cos x minus 1 हो जाएगी। क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं डाउट है। अब अगर यहां पर मैं लिख दूं लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx less than or equal to 1 limit x टेंडिंग टू 0 1 माइनस cos x। भाई सैंडविच थ्योरम लगाने की कोशिश कर रहा हूं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos x माइनस 1। अगर x की वैल्यू 0 रखोगे तो यही आ जाएगा f0 लेस देन आर इक्वल टू 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो ये तो पता चल गया LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू 0 है, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड लिमिट निकल चुकी है, इधर राइट हैंड लिमिट निकल चुकी है, और दोनों की वैल्यू क्या है? 0 है, यूजिंग सैंडविच थ्योरम। गॉट द पॉइंट। अभी एक चीज बची हुई है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0। यहीं पर देखो, अगर यहां पर मैं x की वैल्यू 0 रख देता तो क्या यही होता? मॉड ऑफ f0
इज लेस देन आर इक्वल टू 0। क्या कभी मॉडुलस लेस देन 0 हो सकता? नहीं हो सकता। इट मींस केवल एक पॉसिबिलिटी थी कि f(x) की वैल्यू, f(0) की वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए। यहां पर हमने प्रूव कर दिया लेफ्ट हैंड लिमिट एज वेल एज राइट हैंड लिमिट बोथ आर इक्वल टू 0। और यहां हमने क्या प्रूव कर दिया? f(0) की वैल्यू 0 है। इट मींस अब मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं ऑप्शन ए इज करेक्ट। गॉट द पॉइंट? अब बात आती है ऑप्शन 2 की। फिर से वही बात आई, ऑप्शन ए करेक्ट होते ही f(0) की वैल्यू क्या हो गई? 0। इट मींस जो हमने बी ऑप्शन के लिए अगर हम बात करें तो हमने लिखा हुआ था f(x) लेस देन और इक्वल टू 1 माइनस cos x एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू cos x माइनस 1। मैंने दो ऑपरेशंस किए। पहला, यहां माइनस f(0) लिख दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि f(0) तो 0 है और f(0) 0 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा ऑपरेशन किया मैंने, डिवाइडेड बाई x डिवाइडेड बाई x डिवाइडेड बाई x कर दिया, ये लेते हुए कि x इज नॉट इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। और तीसरा काम मैंने ये किया, लिमिट x टेंडिंग टू 0 कर दिया, लिमिट x टेंडिंग टू 0 कर दिया। भाई हमें पता है इनइक्वालिटी पर डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, लेकिन लिमिट तो हर वक्त लगा सकते हैं और वही हमने किया कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 क्या आ जाएगा? ये तो मेरे ख्याल से f(0) लिखा हुआ है, लेस देन आर इक्वल टू 0, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये बता रहा है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी इसका 0 होगा और राइट हैंड डेरिवेटिव भी 0 होगा, यानी कि बी ऑप्शन भी तो करेक्ट है, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। और बी ऑप्शन करेक्ट होते ही डी ऑप्शन जो कि दिया गया है f(0) इक्वल टू 1 वो क्या हो चुका है? गलत हो चुका है। अब सी की बात करें। सी के लिए हमें यह भी आइडिया है कि इनइक्वालिटी पर डेफिनेट इंटीग्रेशन भी अप्लाई किया जा सकता है। भाई बार बार मैं बोल रहा हूं आइडिया है, अगर किसी को भी डाउट हो तो अभी भी 7-8 दिन बचे हुए हैं आईआईटी में। मींस उन चैप्टर्स को जो हम यहां कवर कर पा रहे हैं उन चैप्टर्स को क्या करो, रिवाइज कर लो और क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होने लगेंगे। हमें यह पता है कि इस चीज को हमें क्या दिया गया था, f(x) लेस देन और इक्वल टू 1 माइनस cos x। भाई 1 माइनस cos x से तो छोटा होगा ही होगा। इंटीग्रेशन आगे क्या किया, 0 टू पाई बाई 2 dx। तो क्या यहां पर भी लिख सकते हैं 0 टू पाई बाई 2 और यहां क्या आ जाएगा dx। हमें पता है कि इनइक्वालिटी पर डेफिनेट इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं बट इनडेफिनेट नहीं। और मेरे ख्याल से आंसर आ चुका है कि ग्रेट मॉड ऑफ पाई बाई 2 0 टू पाई बाई 2 f(x) dx इज लेस देन और इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, पाई बाई 2 माइनस साइन x साइन पाई बाई 2 1, पाई बाई 2 माइनस 1। गॉट द पॉइंट? और शायद यही सी ऑप्शन दिया गया है। इस क्वेश्चन के थ्रू हमने जाना कि कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी एज वेल एज सैंडविच थ्योरम। और क्या हमने सीखा, हमने ये भी सीखा कि मॉडुलस का यूज, सॉरी डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज इनइक्वालिटी पे कर सकते हैं। भाई सीखा कुछ नहीं, मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हें रिकॉल कराया। 5 मिनट में ये 4 कॉन्सेप्ट कोई सिखा नहीं सकता, सिर्फ ये बता सकता है कि इनका यूज करना सीखो। आईआईटी में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे और आए तो बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखो ना, हार्डली 2 से 3 मिनट के सारे क्वेश्चंस हैं, बस उसको मुझे एक्सप्लेन करने में ऐसा क्यों किया, क्या किया, इसमें टाइम लग रहा है। अदरवाइज तो ऑब्जर्वेशन से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। गॉट द पॉइंट? तो ये था हमारा 8 क्वेश्चन। ओके, अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू। Hello students, welcome to Vyas Edification. Today we are ready with our 8th question. तो आज 8वें दिन
हमारा ये 8वां क्वेश्चन मैग्नेटिज्म पे बेस्ड है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड पे बेस्ड है। यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल अब मूव कर रहा है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एक सिलेंड्रिकल रीजन है, सिलेंड्रिकल रीजन में मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और इस सिलेंडर के बाहर वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। यानी अंदर वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, बाहर वाले रीजन में बाहर की तरफ। अब यहाँ से हमने एक चार्ज को प्रोजेक्ट किया है, उसका कुछ मास और चार्ज दिया हुआ है, ए पॉइंट से प्रोजेक्ट किया है ओ की तरफ। तो अब इसका मोशन कैसा होगा हमें ये पता लगाना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो चार्ज है 1 कूलम का चार्ज 1 किलोग्राम मास है, तो ये चार्ज मूव कैसे करेगा ये हम पहले ये देख लें कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, पार्टिकल की वेलोसिटी राइट साइड में है। तो ये वेलोसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यानी फोर्स कुछ ऊपर की तरफ लग रहा होगा, यानी इस रीजन में फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा। तो ये चार्ज पार्टिकल कैसे जाएगा? तो यहाँ पर ये जो पार्टिकल है ये ओ की तरफ इसकी कुछ वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। तो इसको अगर हम देखें कि वेलोसिटी टुवर्ड्स राइट, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, तो अपवर्ड फोर्स लग रहा है, इस पॉइंट पर अपवर्ड फोर्स लग रहा है। जैसे जैसे ये और वेलोसिटी इस तरफ है तो वेलोसिटी इसकी घूमेगी, तो ये कुछ यूं जाएगा, इस पाथ में ये जाने लगेगा। जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलेगा, मैग्नेटिक फील्ड यानी सिलेंड्रिकल रीजन से बाहर निकलेगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बाहर की तरफ लगने लग गई है, बाहर की तरफ लगने लग गई है, यानी अब जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो फिर घूम जाएगी। तो ये जो पार्टिकल है अब ये कुछ यूं पाथ में चलेगा, यूं पाथ में चलेगा। यहाँ जैसे आएगा, यहाँ आते ही फिर फोर्स की डायरेक्शन चेंज हुई तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन भी चेंज होगी, यानी पार्टिकल फिर यहाँ ऐसे आएगा। इससे फिर बाहर निकला, फिर से फोर्स की डायरेक्शन चेंज हुई तो सेंस ऑफ रोटेशन भी चेंज हुआ। यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज है, इसमें क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज और यहाँ फिर से ये क्लॉकवाइज घूम के यूं पाथ में ये अपना पूरा जो रोटेशन है वो कंप्लीट करेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करें कि ये जो सर्कल बन रहे हैं ये पार्ट ऑफ द सर्कल है। मैग्नेटिक फील्ड बाहर और अंदर दोनों जगह बराबर दी हुई है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर और बाहर बराबर अगर है तो इसका मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बराबर होगा। तो हम यूं कहें कि यहाँ ये जितने टाइम में घूम रहा था उसकी बजाय ये अगर यहाँ घूमता तो भी टाइम वही लगता, या जो पार्टिकल यहाँ पर घूम रहा है उसकी बजाय इस सर्कल में घूमता तो उसे कुछ टाइम लगता। यानी हम यूं मान लें, इसकी बजाय इधर पाथ मान लें, इसकी बजाय इधर पाथ मान लें, तो पूरे पूरे 2 सर्कल हो गए। यानी ए पॉइंट से चला वापस ए पॉइंट पे आने का मतलब है वो पार्टिकल 2 चक्कर लगा चुका है। एक चक्कर में टाइम कितना लगता है? 2 पाई आर बाई एम वी, तो दूसरे चक्कर में और 2 पाई आर बाई एम वी, तो 4 पाई आर बाई एम वी का उसे टाइम लगेगा। तो यहाँ से देखें तो जो टाइम उसको लगेगा वो जो 4 पाई आर बाई वी जो है, 4 पाई आर बाई वी, उसको मैं यूँ लिखूँ t इज इक्वल टू 4 पाई आर बाई वी। क्यों? क्योंकि इसकी बजाय हमने ये पाथ ले लिया और इसकी बजाय ये पाथ ले लिया, 2 सर्कल कंप्लीट हो गए। ठीक, तो 2 सर्कल कंप्लीट हो गए तो टाइम जो उसे लगा वो 2 सर्कल घूमने के जैसा 2 पाई आर बाई वी, और 2 पाई बाई वी आर की वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड में हमें मालूम है कितनी, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में एम वी बाई क्यू बी, तो ये v कैंसिल होगा तो t की वैल्यू 2 पाई m बाई क्यू बी। अब क्वेश्चन में m q b सब की वैल्यू SI में 1 यूनिट दी हुई है, तो टाइम जो लगेगा वो 4 पाई सेकेंड का टाइम लगेगा। 2 चक्कर लगाने में जितना टाइम लगना चाहिए उतना टाइम उसे इस एक लूप में घूमने में लगेगा। तो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में हम मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।